5 बहुओं का नारियल पानी वाला ठंडा ससुराल। दोपहर की चिलचिलाती धूप में मनोज जी एक टोकरी में नारियल रखकर बेच रहे थे। हे भगवान, ये धूप तो आज जान ही निकाल लेगी। सुबह जल्दबाजी में घर से कुछ खा पी कर भी नहीं निकला था, पेट में तो जैसे चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। चलो, जब तक कोई ग्राहक नहीं आ रहा तब तक एक नारियल ही पी लेता हूँ, थोड़ी तो भूख से राहत मिलेगी। मनोज जी एक नारियल लेते हैं और उसका पानी पीने लगते हैं। तभी वहाँ उनका सौतेला बड़ा भाई बलवंत आता है। अरे वाह रे वाह, वाह रे मेरे छोटे नवाब, क्या बात है। लो भाई, दुनिया वालों देख लो इसे, खुद का माल खुद ही गटक रहा है। अरे बड़े भैया, वो बस थोड़ी सी भूख लग रही थी इसलिए। अरे मुझे एक बात बता, जब तू अपनी टोकरी के सारे नारियल खुद ही पी जाएगा तो फिर बेचेगा क्या? और अगर नारियल बेचेगा नहीं तो कमाएगा क्या? अरे 5-5 सांड जैसे बेटे तो पैदा कर लिए हैं तूने, अब उनका पेट क्या हवा खिलाकर भरेगा? भैया, मैं मेहनत तो कर ही रहा हूँ ना। क्या मेहनत कर रहा है तू? मेरे घर में पड़ा रहता है, मेरी छत के नीचे सोता है, ढंग का कोई काम तुझे करना नहीं है। बस तुझे तो ना मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत पड़ गई है। तुझे तो मैं एक दिन धक्के मारकर घर से निकालूंगा, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। बलवंत गुस्से में वहां से चला जाता है। शाम का समय हो जाता है। मनोज जी अपनी खाली टोकरी लेकर घर लौटते हैं। घर बहुत बड़ा था। घर के अंदर बलवंत मनोज के परिवार से झगड़ा कर रहा था। देख सुलोचना, मैं साफ साफ कह रहा हूँ, ये घर कोई धर्मशाला नहीं है। घर में गिनती के कमरे हैं और उनमें से आधे कमरे तो तुम लोगों ने घेर रखे। अरे थोड़ी तो शर्म करो। क्या हुआ बड़े भैया, आप सुलोचना पर क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे तू आ गया, सुन ले तू भी। तेरे ये 5-5 बेटे जो यहाँ मुफ्त की रोटियां खा रहे हैं ना, कल को जब इनकी शादी हो जाएगी तो इनकी पत्नियां भी इसी घर में रहने को आएंगी। फिर मेरा परिवार कहाँ रहेगा भाई? क्या मैं अपने बच्चों को सड़क पर सुलाऊं? पर बड़े भैया, ये घर थोड़ा मेरा भी तो है। अरे मनोज, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम लोग बस इस घर में रहते हो और मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो, कुछ नहीं करते तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। अब परेशान कर दिया है तुम लोगों ने हमें। सुमित्रा भाभी, आप ही बताइए, अगर आप लोग हमें बाहर निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं कि मैं कहीं और जाकर जमीन ले लूं या घर बना लूं। आप ही लोग तो हमारा सहारा हो। भैया, हमें ऐसे बेघर मत कीजिए। सुन मनोज, ये जो तेरे मगरमच्छ वाले आंसू हैं ना, इन्हें अपने पास ही रख। और देख, 1-2 महीनों में मेरे दोनों बेटे विदेश से वापस आने वाले। मैं उनके लिए ऊपर छत पर नए कमरे बनवा रहा हूँ और उनको नीचे वाले और ऊपर वाले दोनों फ्लोर के कमरे चाहिए, क्योंकि वो यहाँ अपना काम शुरू करेंगे। भाई साहब, हमें ऐसे घर से बाहर मत निकालिए। बिल्कुल नहीं, उनके आने से पहले तुम सबके सब लोग यहाँ से दफा हो जाना, नहीं तो फिर मैं खुद ही तुम्हारा सारा सामान सड़क पर फेंक दूंगा। जिस दिन मेरे बेटों ने मुझे अपने आने की तारीख भेज दी ना, उस दिन इस घर में तुम्हारा आखिरी दिन होगा, समझे? हाँ, बलवंत बिल्कुल सही कह रहा है। अरे मेरा बड़ा बेटा बलवंत ही तो तुम लोगों को पाल रहा है। बलवंत गंगा देवी ताने मारकर वहाँ से चली जाती हैं। सुलोचना, अगर भैया ने सच में हमें धक्के मारकर घर से निकाल दिया तो हम क्या करेंगे? अरे पापा जी, आप इतना क्यों रो रहे हैं? ताऊ जी तो हमेशा ही ऐसे ही बोलते रहते हैं गुस्से में। वो हमें घर से थोड़ी निकाल देंगे। अगले दिन सुबह बलवंत हॉल में सोफे पर बैठा चाय पी रहा था। उसके सामने 5 बेटे विकास, दीपक, विनोद, सूरज, राघव खड़े थे। देख लिया तुम 5 ने, ऊपर छत पर कमरे बन रहे हैं। मैं बाहर से कोई मजदूर नहीं लाऊंगा। तुम 5 के 5 ही ऊपर ईंट और सीमेंट ढोने का काम करोगे, समझे? जी ताऊ जी। भयंकर चिलचिलाती धूप है। छत पर 5 बेटे ईंटें और सीमेंट की बोरियां उठा रहे थे। वहीं बलवंत पास ही छांव में कुर्सी पर बैठा जूस पी रहा था। ताऊ जी, हमने सुबह से बहुत काम कर लिया है, बहुत प्यास लग रही है, थोड़ा ठंडा पानी पी ले क्या? और भूख भी लग रही है, कुछ खा ले क्या? अरे अभी तो काम शुरू ही किया है और तुम्हें भूख भी लगाई। दिन भर बस खाना 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 लगा रहता है तुम लोगों का। पहले वो सामने जो काम पूरा है खत्म करो, फिर खाना खाना। 5 बेटे काम करने में लग जाते हैं और काम खत्म कर लेते हैं।
चलो ठीक है, अब काम खत्म हो गया तो आप जाकर खाना खा लो। शिवानी ले आओ इनका खाना। शिवानी बासी रोटियां और बेकार सब्जी लेकर वहां आ जाती है। अरे ये घर का बचा हुआ खाना है, इसे वैसे तो गली के जानवर ही खाते हैं, पर मैंने सोचा कि जानवरों को क्यों खिलाना, तुम लोगों को ही खिला देता हूँ। वैसे भी तुम लोग क्या जानवरों से कम हो? हाँ? पांचों बेटे वो खराब खाना ले लेते हैं और उसे खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद उन्हें प्यास लगती है। विकास ठंडे पानी की कैन देखता है जो कि छत पर रखी हुई थी। ए विकास, उसे मत छूना, वो ठंडा पानी है, मेरे लिए है। तुम लोग वो सामने वो सीमेंट वाली बाल्टी रखी है ना, जिसमें से काम हो रहा था, उसी का पानी पियो, वही तुम्हारी औकात है। पांचों बेटों को प्यास लगी थी, इसलिए पांचों बेटे उस पानी को पीने वाले होते हैं। तभी सुलोचना और अंजलि आ जाती है। दोनों के हाथ में नारियल थे। नहीं विकास भैया, आप ये गंदा पानी नहीं पियो। लो मेरे लाल, ये नारियल पानी पियो, तुम्हारे बाबू ने भेजा है। सुबह से तुम लोगों ने भयंकर धूप में काम किया है, इसे पीने से शरीर की सारी गर्मी शांत हो जाएगी। पांचों बेटे वो नारियल पानी पीते हैं। अरे ये ड्रामा बंद करो, काम खत्म नहीं हुआ है अभी। चलो जल्दी जल्दी सारा काम खत्म करो। रात का समय हो जाता है। ताऊ जी, अब तो बहुत रात हो गई है, अब बाकी का काम हम कल करेंगे। नहीं, सारा काम करो अभी, कल के लिए और भी काम है। ताऊ जी प्लीज, हम बहुत थक गए हैं, सुबह कर देंगे ना। मैंने कहा ना, काम अभी होगा। पांचों बेटे वापस जाकर अपना काम शुरू कर देते हैं। ऐसे कुछ समय बीत जाता है। पांचों बेटे दिन रात मेहनत करते हैं और काम खत्म हो जाता है। ताऊ जी, ऊपर का सारा काम खत्म हो गया है, सारे कमरे पूरी तरह से तैयार हैं। अब हमारी मजदूरी के थोड़े बहुत पैसे मिल जाते तो अच्छा रहता। अच्छा, तो अब तुम लोग मुझसे पैसे मांगोगे? अरे शर्म नहीं आती तुम भिखारियों को? हाँ, मेरे घर में मुफ्त का ठिकाना ढूंढ रखा है, मेरी दी हुई रोटी खाते हो, मेरा पानी पीते हो, इतनी सुख सुविधा मिलने के बाद भी मजदूरी के पैसे चाहिए तुमको? कोई पैसा वैसा नहीं है, निकलो यहाँ से। पांचों वहाँ से जाने लगते हैं। अरे रुको रुको, पैसे तो हैं मेरे पास, लो ये रही तुम सबकी मजदूरी, ये है तुम लोगों की असली औकात। बलवंत अपनी जेब से कुछ चिल्लर निकालता है और पांचों बेटों के आगे फेंक देता है। अब मिल गए ना तुम्हें पैसे भिखारियों। शाम का समय हो जाता है। शिवानी हॉल में कुछ सहेलियों के साथ बैठी थी। यार शिवानी, इतनी गर्मी में हमें ऐसे बिठा कर रखोगी या कुछ ठंडा वंडा भी पिलाओगी? अरे अंजलि, ओ अंजलि, जरा बाहर आना तो। अंजलि हॉल में आती है। देखो फ्रेंड्स, मिलो इससे, ये हमारे इस घर की परमानेंट नौकरानी है। जरा इसके कपड़े देखो और फिर हमारे कपड़े देखो। इसका ये पूरा सूट मुश्किल से 200-300 का होगा और हमारे ये ब्रांडेड कपड़े कितने महंगे हैं। अरे भाई, इसके हाथ में देखना फोन कौन सा है, नोकिया का। इस जमाने में भी ऐसा फोन कोई रखता है क्या? अब यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? चल जल्दी जा किचन में और हम सब के लिए बढ़िया सा नाश्ता और जूस तैयार करके ला। अंजलि दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। रात का समय हो जाता है। सुलोचना अपने कमरे में आती है, तभी वहाँ सुमित्रा आती है। अरे ओ सुलोचना, यहाँ महारानी की तरह क्यों बैठी है? चलो रात हो गई है, रसोई में जाकर सबके लिए खाना बना, दिन भर बस बैठी रहती है। सुलोचना जल्दी से जाकर खाना तैयार करती है और फिर डाइनिंग टेबल पर सभी को सर्व करती है। तू ये क्या बनाया है तूने? पूरा राशन खराब कर दिया। अकल घास चरने गई है क्या तेरी? सब्जी में इतना नमक क्यों डाल दिया? तू जानबूझकर रोज ऐसा करती है ताकि तुझे काम न करना पड़े, गवार कहीं की। लगता है जल्दबाजी में हो गया भाभी जी, गलती हो गई, मैं भी दूसरा बना देती हूँ। जा दोबारा खाना बना कर ला। सुलोचना वहाँ से जाने लगती है, तभी सुमित्रा वहाँ पानी फैला देती है, जिससे सुलोचना गिर जाती है। अब जल्दी से उठ और जल्दी से अच्छा खाना बना कर ला। बस तेरी कमर तो नहीं टूटी ना? टूट जाती तो तेरे को अक्ल आ जाती। सुलोचना धीमे से उठती है और किचन में चली जाती है। अगले दिन दोपहर को हॉल में फिर से बलवंत मनोज से झगड़ा कर रहा था। देख मनोज, मेरे बेटों ने मुझे फोन पर पक्की तारीख बता दी है। वो ठीक 25 दिन बाद विदेश से सीधा यहाँ आ रहे हैं, इसलिए अब तुझे ये घर खाली करना ही होगा। प्लीज भैया ऐसा मत करो, मैं अपने इस बड़े परिवार को लेकर कहाँ जाऊंगा? आपके सिवा हमारा इस दुनिया में कौन है भैया? हमें मत निकालिए। दफा हो जाओ यहाँ से, अब तुम लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। तभी विकास वहाँ एक लड़की बिंदिया के साथ आता है। 2 मिनट के बाद दीपक भी एक लड़की आरती के साथ वहाँ आता है। विकास, दीपक, तुम दोनों ने शादी कर ली?
थोड़ी देर के बाद विनोद एक लड़की पायल के साथ वहां आ जाता है और उसके आने के बाद सूरज एक लड़की आरूही के साथ और राघव एक लड़की चाहत के साथ वहां आते हैं। लो भाई देख लो तमाशा। इन पांचों ने शादियां कर ली। अरे मनोज, अब इनकी ये पांचों पत्नियां क्या मेरे सिर पर रहेंगी? मैं तो अब इन्हें एक सेकंड भी इस घर में नहीं रखने वाला। दफा हो जाओ तुम सबके सब यहाँ से। अरे दीपक, विनोद, तुमने भी शादी कर ली? ये तो बहुत बड़ा इत्तेफाक है कि हम सबने एक ही दिन में शादी कर ली। अरे ये लोग सीधे ऐसे नहीं जाने वाले। ये सब के सब भिखारी है। देखो तो जरा, 5-5 बहुएं ले आए हैं और ये बहुएं भी तो इन जैसे ही गरीब घर की दिख रही है। पता नहीं किस जात पात की है, कहाँ से मुंह उठाकर आ गई है यहाँ। पूरा घर गंदा कर दिया इन गवारों ने। अरे निकालो इन्हें घर से बाहर। तो तू ऐसे नहीं मानेगा मनोज, लेकिन तू टेंशन मत ले, तेरा इलाज मेरे पास है। मैं अभी गुंडों को बुलाता हूँ और तुझे इस घर से बाहर फेंकवाता हूँ। कुछ देर में वहाँ कुछ गुंडे आ जाते हैं जो कि मनोज और उसके सारे परिवार को घर से धक्के मारकर निकाल देते हैं। मनोज और सुलोचना जमीन पर गिर जाते हैं। गुंडे उनका सारा सामान फेंक देते हैं। मनोज का फैमिली फोटो फ्रेम भी टूट जाता है। ले, अपने नारियल भी यहाँ से लेकर जा और दोबारा इस चौखट पर कदम मत रखना। आज से मेरा तेरे से कोई रिश्ता नहीं है। तू मेरा भाई है ही नहीं, न मैंने तुझे कभी अपना भाई माना है। अब निकल जा मेरी आंखों के सामने से। बलवंत ये बोलकर दरवाजा बंद कर देता है। मनोज नारियल को उठाता है और एक बोरे में भर लेता है। माँ जी, बाबूजी, आप लोग रोना बंद कीजिए। जो हो गया सो हो गया। अब रोने से वो घर वापस नहीं मिलेगा। हम सब साथ है ना कुछ जुगाड़ हम कर ही लेंगे। आप हौसला मत हारिए। मनोज पास वाले एक पड़ोसी से मदद मांगने जाता है। रमेश भाई, हमारे भाई ने हमें घर से निकाल दिया। बस कुछ दिनों के लिए अपने घर में रहने दो। देखो भाई मनोज जी, मैं आपकी मजबूरी समझता और मदद भी कर देता, लेकिन आप लोग कोई 1-2 इंसान थोड़ी ना हो, पूरे 13 लोग हो और मेरा घर छोटा सा है। इतने सारे लोगों के लिए मेरे यहाँ जगह नहीं है। कोई भी मनोज की मदद नहीं करता। सब परिवार वाले दुखी हो जाते हैं। धूप ज्यादा तेज हो रही थी, इसलिए सब एक पेड़ के नीचे एक साथ बैठ जाते हैं। पापा, बहुत भूख लग रही है। भूख अब सहन नहीं हो रही। हे भगवान, ये कैसा दिन दिखा दिया। शरीर में तो अब बिल्कुल ताकत नहीं बची। ऐसा लग रहा है चक्कर खाकर यही गिर पड़ूंगी। पापा, भूख तो हमें भी लगी है। बच्चों देखो, जब भैया ने हमारा सामान फेंका था तो उन्होंने नारियल भी फेंके थे जो मैंने एक बोरे में भर लिए थे। लो, सब लोग एक एक नारियल का पानी पी लो। पेट में कुछ जाएगा तो थोड़ी जान में जान आएगी, भूख भी मिट जाएगी। सभी घर वाले नारियल पानी पी लेते हैं। चलो, अब कहीं और रहने का ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। चलो। सभी घर वाले भटकते भटकते जंगल में पहुंच जाते हैं जहां बहुत सारे नारियल के पेड़ लगे होते हैं। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। इस बारिश को भी अभी ही आना था क्या? चलो, सब पेड़ों के नीचे छुप जाओ। अब सब नारियल के पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं, लेकिन तब भी सभी लोग बारिश से भीग रहे थे। अरे आरती, पायल, जल्दी से ये नारियल के पत्ते उठाओ और इन्हें अपने सर पर रख लो, इससे हम भीगेंगे नहीं। बिंदिया, आरती, पायल बड़े बड़े नारियल के पत्ते उठाती हैं और सभी घर वालों को देती हैं। ये लीजिए माँ जी, इसे अपने सिर के ऊपर ऐसे रख लीजिए। पूरा परिवार उन नारियल के पत्तों को अपने सिर पर रख लेता है। थोड़ी देर बाद भयंकर आंधी चलने लगती है। हवा के जोर से पेड़ों से कई सारे नारियल जमीन पर गिरने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद बारिश और आंधी दोनों रुक जाते हैं। अरे एक बात बताओ, तुम पांचों ने इतनी जल्दी शादी कैसे कर ली? ये सब कैसे हुआ? हाँ भैया, मुझे भी बताना, आप पांचों ने ये गुपचुप शादियाँ कैसे कर ली? मैं खेत में काम कर रहा था ना, भयंकर धूप थी। तब बिंदिया मेरे पास मटके का ठंडा पानी लेकर आई और बोली, आप थक गए होंगे, पानी पी लो। हम वहीं एक नीम के पेड़ के नीचे बैठकर बातें करने लगे। तभी वहाँ अचानक एक बड़ा सा सांप आ गया। मैं बहुत डर गई थी। फिर विकास जी ने तुरंत मुझे पीछे किया और अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने उस सांप को मारा नहीं, उसे डंडे से दूर जंगल में छोड़ आए और बोले, जान तो उसमें भी है ना, फालतू में क्यों मारना। बस उस दिन से हम अच्छे दोस्त बन गए और पता नहीं चला कि कब प्यार हो गया। माँ, और मैं जिस राशन की दुकान पर काम करता था ना, आरती वहीं रोज राशन लेने आती थी। हमारी अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन मेरे पापा जी बहुत बीमार थे। उनके इलाज के लिए मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी, पर मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं दुकान के सामने खड़ी रो रही थी। तब दीपक जी ने बिना कुछ सोचे अपनी सारी सेविंग्स दे दी
उन्होंने मेरे पापा की जान बचाई माँ जी, और उसी दिन से मैं इनसे प्यार करने लगी और फिर हमने भी शादी कर ली। और माँ, मैं जिस फैक्ट्री में काम करता था, पायल भी वहाँ काम करती थी। उस फैक्ट्री के मालिक का एक बिगड़ैल शराबी बेटा था जो पायल के पीछे पड़ा हुआ था। मैं अनाथ हूँ माँ जी, मेरा कोई नहीं है। मैं ज्यादा पैसे कमाने के लिए रात में भी फैक्ट्री में रुककर काम करती थी, क्योंकि घर जाने का मेरा मन नहीं होता था, क्योंकि वहाँ कोई था ही नहीं। एक रात वो शराबी वहाँ आ गया और मेरे साथ बदतमीजी करने लगा। तब विनोद जी वहाँ आ गए। ये अकेले उस शराबी से भिड़ गए। उन्होंने उसे खूब पीटा। मालिक ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया, लेकिन उन्होंने मुझे बचा लिया। बस मैंने उसी पल उन्हें अपना जीवन साथी मान लिया। और मेरी आरोही तो मेरे साथ ही हलवाई की दुकान पर काम करती थी। एक दिन रसोई में भयंकर आग लग गई और आरोही अंदर ही फंस गई। कोई अंदर नहीं जा रहा था इसे बचाने के लिए। तब सूरज जी एक मोटा गीला कंबल ओढ़कर आग के बीच कूद गए। मुझे बचाते बचाते उनके खुद के हाथ जल गए माँ जी, लेकिन इन्होंने मुझे बचा लिया। फिर हमारी दोस्ती हो गई और पता नहीं चला कि दोस्ती कब प्यार में बदल गई। अरे हमारी स्टोरी में कोई एक्शन नहीं है माँ। मैं तो चाहत के साथ कई सालों से छुप छुप कर मिलता था। हम पहले बहुत अच्छे दोस्त बने, फिर हमें प्यार हो गया। वाह, आप सबकी लव स्टोरी तो एकदम फिल्मों जैसी है। क्या मस्त कहानी आप लोगों की। देखो बेटा, जो हुआ सो हुआ। शायद भगवान को यही मंजूर था। मुझे तो इस बात की खुशी है कि मेरी पांचों बहुएं कितनी संस्कारी और हिम्मत वाली है। इतने बुरे वक्त में भी तुम सब हमारे साथ खड़ी हो। यह हमारे घर की असली लक्ष्मी है। बिल्कुल सही कहा सुलोचना। तभी बिंदिया की नजर आंधी से गिरे हुए ढेर सारे नारियलों पे पड़ती है। ये देखो, आंधी से कितने सारे नारियल गिर गए हैं। चलो जल्दी से इनका पानी पी लेते हैं और अंदर की मलाई खा लेते हैं, थोड़ी भूख तो मिटेगी। सब घर वाले नारियल पानी पीते हैं। दीदी जरा इधर देखो, ये नारियल कितना मजबूत है। इतनी ऊंचाई से आंधी में गिरा फिर भी ये टूटा नहीं। हाँ तो दीदी वो देखो, उस खाली नारियल के अंदर एक छोटा सा चूहा बारिश से बचने के लिए अंदर जा रहा है। वो उसमें रह रहा है। दीदी, जब ये छोटे जानवर इस मजबूत नारियल को अपना घर बना सकते हैं, तो क्या हम नहीं बना सकते? चाहत, बात तो तू एकदम पते की कह रही है। हमारे पास रहने का कोई ठिकाना तो है नहीं, तो क्यों ना हम सब मिलकर इसी जंगल में नारियलों से अपना खुद का घर बना ले। बाबूजी, माँ जी, हमने सोच लिया है। हम इन पेड़ों से नारियल लेंगे, जंगल से लकड़ियाँ और मिट्टी लाएंगे और एकदम गोल आकार का बिल्कुल एक बड़े से नारियल जैसा घर बनाएंगे। नारियलों का घर? अरे बहुओं, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ऐसा भी कभी होता है क्या? बेटा, ये तो सुनने में ही बड़ा अजीब सा लग रहा है। नारियल से घर कैसे बनेगा? माँ जी, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन बनने के बाद एकदम मस्त लगेगा। आप बस सोचो, हमारा नारियल वाला गोल घर जो बाहर से मजबूत होगा और अंदर से एकदम ठंडा, हमें गर्मी भी नहीं लगेगी। ठीक है बहुओं, जब तुम सब इतनी हिम्मत दिखा रही हो तो हम भी तुम्हारे साथ हैं। बनाएंगे हम अपना नारियल का घर। पांचों बहुओं ने हाल फिलहाल रहने के लिए साड़ियों और लकड़ियों से एक छोटी सी झोपड़ी बना ली थी। सब उसमें बैठे हुए थे और नारियल पानी पी रहे थे। देखिए बाबूजी, ये कपड़ों की झोपड़ी तो बस कुछ दिनों का जुगाड़ है। जब तक हमारा वो नारियल वाला ठंडा घर तैयार नहीं हो जाता, हम सब यहीं रहेंगे। पर बहुओं, वो घर बनेगा कैसे? अरे ससुर जी, बहुत आसान है। बस हमें काम बांटना होगा। घर के सारे आदमी मिलकर बड़े बड़े नारियल और गीली मिट्टी इकट्ठा करेंगे और हम पांचों बहुएं जंगल से मजबूत लकड़ियाँ और बांस लेकर आएंगी। सुबह होते ही सब काम पर लग जाएंगे। हम सब तैयार हैं खुद का घर बनाने के लिए। अगली सुबह का समय, पांचों बहुएं जंगल में लकड़ियाँ और बांस इकट्ठा कर रही थीं। यार क्या किस्मत है हमारी। सोचा था शादी के बाद बढ़िया ससुराल मिलेगा, टीवी देखेंगे, आराम करेंगे। यहाँ तो घर आते ही बेघर हो गए। अरे पायल, तो उदास क्यों हो रही है? कोई बात नहीं, बेघर हो गए तो वो सुमित्रा ताई के ताने सुनने से तो अच्छा ही है ना ये जंगल। अब हम खुद अपना घर बनाएंगे और एकदम अपने तरीके से बनाएंगे। बिल्कुल सही कहा रोहित। तुम ही सोचो, दुनिया में सबके पास ईंट पत्थर के घर है, पर हमारा घर तो एकदम हटके होगा ना, नारियल का घर। दूसरी तरफ घर के सभी आदमियों ने नारियल इकट्ठे कर लिए थे। तभी पांचों बहुएं लकड़ियां लेकर वहां आती हैं। बहुओं, सच बताऊं तो मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि नारियलों से हमारा घर बन सकता है। जिंदगी भर नारियल बेचे हैं मैंने, पर इसका घर, ऐसा लग रहा है कि ये तो संभव ही नहीं है। ससुर जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। नारियल का घर बनेगा और ऐसा मजबूत बनेगा कि आप देखते रह जाएंगे। चलो, मिट्टी इकट्ठी हो गई, लकड़ियां आ गई और नारियल भी जमा हो गए। अब भगवान का नाम लेकर घर बनाना शुरू करते हैं।
सभी घर वाले मिट्टी, लकड़ियों और नारियलों की मदद से घर बनाने में लग जाते हैं। पहले दिन सभी घर की आधी आधी दीवारें बनाते हैं। अगले दिन जब सब घर वाले अपने बनाए हुए घर को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। लो, हो गया सत्यानाश। मुझे तो पहले ही पता था, हमारी तो किस्मत ही फूट गई है। ये घर कभी नहीं बन पाएगा। देखो, जो हमने दीवारें बनाई थी वो टूट गई। शायद हम लोग बेवकूफी कर रहे थे। नहीं बाबूजी, हम बेवकूफी नहीं कर रहे थे। ये दीवारें इसलिए टूट गई क्योंकि हमने लकड़ियाँ कमजोर लगाई थी और ये नारियल भी छोटे थे, इसलिए ये दीवारें टूट गई। हाँ माँ जी, अब हम हार नहीं मानेंगे। इस बार हम दीवारें और मजबूत बनाएंगे, अच्छी लकड़ियाँ लगाएंगे और इस बार बड़े बड़े नारियलों का इस्तेमाल करेंगे। हम फिर से घर बनाएंगे। पांचों बहुएं और बेटे फिर से पूरा काम शुरू कर देते हैं। इस बार वो बड़े ध्यान से मजबूत दीवारें खड़ी करते हैं। अरे वाह, इस बार तो दीवार हिली तक नहीं, एकदम पत्थर जैसी मजबूत बन गई है। कुछ दिनों की मेहनत के बाद उनका पूरा घर तैयार हो जाता है। उन्होंने 3 घर बनाए थे जो कि एकदम गोल नारियल की तरह दिख रहे थे। हे भगवान, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। इतना सुंदर और गोल घर, सच में बहुओं, कमाल कर दिया तुमने। सच में घर एकदम नारियल जैसा लग रहा है। तभी वहाँ चाहत नारियल के बड़े बड़े पत्ते लेकर आती है। लो, अब इन पत्तों को इस गोल छत पर अच्छे से लगा दो। भाभी, इन पत्तों से क्या होगा? अरे अंजलि, इसी से तो असली जादू होगा। जब ये नारियल के पत्ते छत पर लग जाएंगे तो अंदर और ज्यादा ठंडक रहेगी और हमें अंदर गर्मी नहीं लगेगी। हमारा नारियल का घर अंदर से एकदम ठंडा रहेगा। पांचों बेटे उन पत्तों को घर की छत पर अच्छे से लगा देते हैं। कुछ देर के बाद सभी घर वाले नारियल घर के अंदर आ जाते हैं। अरे वाह, बाहर तो आसमान से आग बरस रही है, पर यहाँ अंदर तो एकदम ठंडक है। सच में तुम बहुओं ने तो आते ही कमाल कर दिया भाई। रात का समय हो जाता है। सभी घर वाले नारियल वाले घर के अंदर बैठे हुए थे और सभी नारियल पानी पी रहे थे और बातें कर रहे थे। अरे आप सब लोग इतने सीरियस क्यों बैठे हैं? देखो, ये नारियल का पानी कितना ठंडा और मजेदार है। वही तो, हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम ऐसे जंगल वाले घर में रहेंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हम हॉलीवुड की कोई सर्वाइवल मूवी देख रहे हैं। बाबूजी, माँ जी, मुसीबतें तो जिंदगी में आती ही रहती है, पर हमें उनका डटकर सामना करना चाहिए। हम लोग डर क्यों रहे हैं? जब हम सब एक साथ हैं, तो किसी भी मुसीबत को हंसते हंसते हरा देंगे। बहुओं की बातें सुनकर सभी घर वाले खुश हो जाते हैं। अगले दिन पांचों बहुएं छोटे नारियलों की मदद से एक बहुत अच्छी रसोई तैयार कर लेती हैं, जिसे बहुओं ने मिट्टी से लीप दिया था। लीजिए माँ जी, देखिए, ये हमारी बढ़िया सी रसोई तैयार हो गई और ये रहा आपका मिट्टी का चूल्हा। जीती रहो मेरी बच्चियों, रसोई तो बहुत ही प्यारी बनी है। तभी आरती, पायल और आरोही ढेर सारे नारियल के छिलके लेकर वहाँ आती हैं। भाभी, आप इन छिलकों का क्या करोगे अब? कल रात को जमीन पर सोने से सबकी कमर दर्द कर रही थी ना। अब देखना, हम इन नरम नरम छिलकों को पुरानी साड़ियों के अंदर भरकर सिलाई कर देंगे और हमारे घर के लिए एकदम बढ़िया गद्दे तैयार हो जाएंगे। क्या बात है, ठंडा नारियल का घर, मिट्टी की रसोई और अब नारियल के गद्दे। तुम पांचों तो सच में इंजीनियरों को भी फेल कर दोगी। रात का समय हो जाता है। सभी घर वाले नारियल के घर में सो रहे थे। देखो, सच में मेहनत का फल मीठा होता है। कितनी मेहनत की थी ना हम सब ने इस घर को बनाने में। बिंदिया, तुम सबने तो कमाल ही कर दिया। नारियल का घर बनाना इतना आसान नहीं था, पर तुम पांचों ने मिलकर हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार नारियल का घर बना ही दिया। वही तो यार, बाहर कितनी भी चिलचिलाती धूप हो, आग बरस रही हो, लेकिन इस घर के अंदर एकदम ठंडक रहती है हमेशा। मुझे तो यार ठंड लगती है। सच में पायल, अब जाकर ऐसा लग रहा है कि हमारे पास भी कुछ अपना है, अपना खुद का घर। सच में बहुत मजा आ रहा है यहाँ। अगले दिन दोपहर का समय था। मनोज जी, सुलोचना और अंजलि एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे। सुलोचना, बाहर देख रही हो कितनी भयंकर धूप है, लेकिन इस नारियल के घर के अंदर हमें एकदम गर्मी नहीं लग रही। अगले दिन पांचों बहुएं जंगल से कुछ सब्जियां ढूंढ कर लाई थी, जिसे वो बना रही थी। यार सच बताऊं, रात में तो इस घर में इतनी ठंडक हो जाती है कि मुझे तो कंबल ओढ़ना पड़ता है। और घर मजबूत कितना है। कल रात इतनी तेज हवा चल रही थी, पर हमारा घर तो टस से मस नहीं हुआ। सच में यार, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमें कभी ऐसे जंगल में रहना पड़ेगा। पर कसम से, यहाँ रहने में जो मजा आ रहा है ना, वो किसी आलीशान बंगले में भी नहीं है। चारों तरफ बस जंगल ही जंगल और बीच में हमारा ये प्यारा सा नारियल का ठंडा ससुराल। और नारियल पानी का तो क्या ही कहना। कल पापा जी के सिर में इतना दर्द था, मैंने उन्हें 2 नारियल का पानी पिला दिया। दर्द ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सिर से सींग।
अगले दिन रात का समय था। सभी घर वाले एक साथ बैठे हुए नारियल पानी पी रहे थे। पापा जी, एक बात तो है, हम हर रोज रोज सिर्फ ये नारियल पानी पी पी कर जिंदा नहीं रह सकते ना। हमें खाने के लिए अनाज और सब्जियां तो चाहिए ही होंगी। तू ठीक कह रहा है दीपक, पर हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है बेटा। बाजार से राशन लाएं तो लाएं कैसे, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करेंगे हम। पापा जी, आप लोग टेंशन क्यों ले रहे हैं? हम है ना, हम यहाँ जंगल में सब्जियाँ उगाएंगे, खेती करेंगे, फिर हमारे पास खाने के लिए सब्जियाँ होगी। खेती करेंगे? पर ये सब करेंगे कैसे? ये बिल्कुल बंजर जमीन है। अरे बहुत आसान है ये। जब हमने इतना बड़ा नारियल का घर बना लिया तो क्या खेती नहीं कर सकते? हम लोग साथ मिलकर करेंगे, सब हो जाएगा। अगले दिन सुबह पांचों बहुएं घर के पास जमीन को अच्छे से तैयार करती हैं और उसे बढ़िया से खोदती हैं और उसके आसपास लकड़ी की बाउंड्री खड़ी कर देती हैं। ये देखो, मैं हमेशा अपने साथ ये बीजों की पुड़िया रखती हूँ। मेरी बचपन से आदत थी कि मैं जहाँ भी जाती थी एक पेड़ जरूर लगाती थी। इसमें भिंडी, लौकी और टमाटर के कुछ बीज हैं, हम इन्हें यहाँ लगा देंगे। बहुएं अपने खेत में बीज लगा देती हैं। खेत तो तैयार हो गया बहुओं, पर अब इसमें पानी कैसे डालेंगे? नदी तो यहाँ से बहुत दूर है, वहाँ से पानी यहाँ तक कैसे लाओगी? कोई बात नहीं माँ जी, अगर हम नदी तक नहीं जा सकते तो हम नदी को ही यहाँ ले आएंगे। पांचों बहुएं और पांचों बेटे मिलकर नदी से लेकर अपने खेत तक एक पतली सी नाली खोदते हैं। कई घंटों की मेहनत के बाद नदी का पानी उस नाली के जरिए सीधा उनके खेत में आ जाता है। अरे वाह, आ गया पानी, हमारी खेती का काम पक्का हो गया। कुछ समय के बाद खेत में सब्जियां लगना स्टार्ट हो जाती हैं। पांचों बहुएं सब्जियों को तोड़ती हैं और सभी घर वालों के लिए बढ़िया सा खाना तैयार करती हैं। वाह पायल, क्या भिंडी बनाई है, कसम से इसे खाकर तो मजा आ गया। सब घर वाले खुश होकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सब बैठकर बातें करने लगते हैं। देखिए, खेती तो हमने शुरू कर दी है, खाने का जुगाड़ तो हो गया। अब घर चलाने के लिए थोड़े बहुत पैसों की भी तो जरूरत पड़ेगी ना, तो हमने सोचा है कि क्यों ना हम अपना पुराना काम फिर से शुरू करें। पर अब मैं नारियल कहाँ से लाऊंगा? अरे ससुर जी, आप भूल गए क्या? हम जिस जंगल में रह रहे हैं यहाँ तो नारियलों की खदान है। यहाँ तो बस नारियल ही नारियल है, आपको कहीं से नारियल लाने की जरूरत ही नहीं है। और देखिए, हमने नारियल के छिलकों से कितनी मजबूत टोकरियाँ बनाई है। हम सब बहुएं मिलकर रोज ताजे नारियल तोड़ेंगी और आप सब लोग मिलकर उन्हें बाजार में बेचना, एकदम 100% प्रॉफिट, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। हम कल सुबह से ही अपना काम शुरू करते हैं। उधर बलवंत के तीनों बेटे विदेश से पढ़ाई करके लौट आए थे। अरे मेरे शेरों, तुम लोग आ गए। मैंने तो भाई देखो तुम्हारे लिए ऊपर के कमरे भी तैयार करवा दिए हैं। पापा जी, वो कमरे हमारे किसी काम के नहीं हैं। हम यहाँ रहने नहीं आए हैं, बल्कि हम इस घर को बेचने आए हैं। क्या घर बेच रहे हो? पर क्यों? अरे पापा, हम इस घर को बेचकर आपको और मम्मी को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएंगे। वहाँ हमने बहुत बढ़िया घर बना लिया है। क्या बात कर रहे हो? मैं विदेश जाऊंगा तुम लोगों के साथ? अरे वाह भाई वाह, लाओ लाओ, मैं अभी साइन कर देता हूँ इस घर के कागजों पर। बलवंत कागजों पर साइन कर देता है। अगले दिन सुबह तीनों बेटे अपने सूटकेस लेकर कहीं जा रहे थे। पापा जी, हम अभी थोड़ा एयरपोर्ट तक जा रहे हैं, कुछ पासपोर्ट का काम अटका हुआ है और दोस्तों को ये उनका मंगाया हुआ कुछ सामान देना है। हाँ ठीक है बेटा, जल्दी आना। तीनों बेटे वहां से चले जाते हैं। बहुत समय बीत जाता है लेकिन उनमें से कोई नहीं लौटता। तभी वहां पड़ोसी रमेश आता है। अरे बलवंत, तुम्हारे बेटे तो तुम्हें चूना लगाकर उड़ गए। मैंने खुद उन्हें एयरपोर्ट पर जाते देखा है। बोल रहे थे कि बुड्ढे को पागल बना दिया है। क्या मेरे बेटे ने मुझे धोखा दिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगले ही दिन घर का नया मालिक वहां आ जाता है और बलवंत शिवांगी, गंगा देवी और सुमित्रा को घर से बाहर निकाल देता है। अरे कोई तो हमारी मदद करो। क्यों बलवंत? जब आपने अपने ही भाई को घर से बाहर फेंका था तब दया नहीं आई थी? है? जैसे कर्म किए हैं वैसे ही फल मिल रहे हैं। बलवंत की कोई मदद नहीं करता। बलवंत और उसका परिवार मनोज को ढूंढते हुए जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां एक भेड़िया उन्हें घेर लेता है। बचाओ, अरे कोई बचाओ। पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। पास ही में पांचों बहुएं नारियल तोड़ रही थीं, जो कि ये सब देख लेती हैं। अरे वो देखो, वो तो ताऊ जी और उनका परिवार है। उन पर जानवर हमला कर रहा है, मारो इस जानवर को। पांचों बहुएं भेड़िए पर नारियल फेंकना स्टार्ट कर देती हैं। भेड़िया डर जाता है और वहां से भाग जाता है।
मुझे माफ कर दो बहू। मैंने तुम लोगों से कितना उल्टा सीधा बोला था और आज तुमने ही मेरी और मेरे परिवार की जान बचाई है। अरे ताऊ जी, आप ऐसे रोइए मत, आप मेरे साथ घर चलिए। पांचों बहुएं बलवंत और उनके परिवार को लेकर अपने नारियल वाले घर में आती हैं। मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मैंने तुझे हमेशा गालियां दी, उल्टा सीधा बोला, तेरा घर छीन लिया। जिन बेटों के लिए मैंने तुझे बेघर किया, आज उन्होंने ही मुझे बेघर कर दिया। मुझे पता था कि बुरे वक्त में तू मेरी मदद करेगा, इसलिए मैं तुझे ढूंढते हुए यहाँ आ गया। मुझे अपने कर्मों की सजा मिल गई मनोज, मुझे माफ कर दे। अरे बड़े भैया, आप रोइए मत। आप तो मेरे बड़े भाई हैं और बड़ा भाई पिता समान होता है। सुलोचना, मैंने तुमसे जानवरों की तरह काम करवाया, मुझे माफ कर दे बहन, मैंने तुझे बहुत परेशान किया है। कोई बात नहीं भाभी जी, जो बीत गया उसे भूल जाइए। सबसे बड़े गुनहगार तो मैं हूँ बेटा। मैंने अपने बड़े बेटे का अंधा साथ दिया और उसे बिगाड़ दिया। मेरे हीरे जैसे छोटे बेटे को कभी नहीं समझा। माँ, गलती सबसे हो जाती है, कोई बात नहीं। अब सब कुछ ठीक हो गया है, मुझे इस बात की खुशी है। अंजलि, मैंने तेरा हमेशा मजाक उड़ाया, मुझे माफ कर दे यार। अरे शिवानी दीदी, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया। वैसे भी तुम मेरी बड़ी बहन हो और बहनें ऐसे रोते हुए माफी थोड़ी ना मांगती है। बलवंत मनोज के साथ ही नारियल बेचने का काम शुरू कर देता है और दोनों भाई एक साथ नारियल बेचते हैं और रात को पूरा परिवार एक साथ बैठकर अपने नारियल वाले घर में बातें करते हैं और नारियल पानी पीते हैं और खुश होते हैं।